all, I'm Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel. और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 एंड दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स है उन सबको डिस्कस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम लोग इसके एंड में इसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बुक कैसे बनती है? जब बहुत सारे लेटर्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, वर्ड्स। फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स कंबाइन होते हैं और वो सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस कंबाइन होके वो बनाते हैं पैराग्राफ्स, राइट? वो बनाते हैं पैराग्राफ्स। फिर ये जो पैराग्राफ्स है ये कंबाइन होके बनाते हैं चैप्टर्स, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स मिलाए तो एक बनती है बुक, राइट? ये सिमिलर चीज होती है हमारे बॉडी के अंदर। जब बहुत सारे कुछ तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत सारे अमाउंट में कंबाइन होते हैं और फिर हमारी बॉडी बनती है, तो भी वो छोटी सी चीज क्या है? तो देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइन्यूट कंपोनेंट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बनते हैं? छोटे से माइन्यूट कंपोनेंट से बनते हैं। एंड दिस स्मॉलेस्ट यूनिट्स आर कॉल्ड एज योर सेल्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स। तो अब ये सेल्स क्या है? देखो, द नंबर ऑफ सेल्स आर इज नॉट सेम इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेल्स है ये क्या होते हैं? ये सेम नहीं होते हैं। लिविंग हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अभी कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं दे आर कॉल्ड एज योर यूनिसेल्युलर। सम आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल। तो जो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल्स से बनते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अदर्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मेनी सेल्स से बनते हैं दे आर योर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सेल क्या है? तो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये डेफिनेशन याद रखना है। ओके, द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी के फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? सेल के ऊपर। सो इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो देखो, जैसे हम लोगों ने बुक का देखा कि बुक कैसे बनती है, लेटर्स, वर्ड्स, फिर वैसे सब कंबाइन करके बनती है हमारी बुक। तो सिमिलर होता है हमारे बॉडी के केस में। हमारी बॉडी कैसे बनती है? तो बहुत सारे, देखो, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सारी ऐसी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिससे हमारी बॉडी बनेगी, जिसमें फर्स्ट चीज क्या है? दीज आर सेल्स। सबसे छोटा दैट इज सेल। यहाँ देखो, ये डायग्राम में सबसे पहले क्या होता है? एक सेल होता है, फिर बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। ये सीक्वेंस याद रखना है। क्या होता है? सबसे पहले सेल, फिर सेकंड चीज होती है टिश्यूज। ओके, फिर ये जो टिश्यूज बनते हैं, ये जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो उससे बनते हैं ऑर्गन। जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे बॉडी में पेट है, ये है, वो है, हाथ है, पैर है, तो ये सब चीजें कैसे बनती है? ये ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से और टिश्यूज बनते हैं सेल्स से। ओके, फिर ये ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। और फिर ऐसे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होती है और उससे बनती है हमारी बॉडी। ओके, कैसे? सबसे पहले होता है सेल, फिर उसके बाद होते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के बाद होते हैं ऑर्गन्स। सेल, टिश्यूज, टिश्यूज के बाद होते हैं ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स के बाद क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, दैट इज द लिविंग थिंग या फिर द बॉडी। ओके, जो भी इंसान है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो इसी प्रोसेस से बनता है। सेल्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल द लिविंग बीइंग्स। जितनी भी चीजें जो लिविंग बीइंग है, मतलब जो जिंदा है, वो किससे बनती है? सेल से। हर एक लिविंग थिंग सेल से बनी हुई है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल।
ऑल द लाइफ प्रोसेसेस हैपन विद द हेल्प ऑफ सेल। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है, जो भी सब कुछ है, वो किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ सेल्स। ओके, तो ये सेल की डिस्कवरी किसने की? देखो क्या हुआ था, 1655 में रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अ सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब उन्होंने क्या किया, जो प्लांट जो अपने प्लांट्स होते हैं ना, तो उसका छोटा सा वो जो बाहर का वो जो ये होता है ना, उसके पेड़ पे जो होता है स्टेम वगैरह का, उसका थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर लिया, छोटा सा ऐसे पार्ट, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। अभी माइक्रोस्कोप क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर उसे जब रखा तो उन्होंने क्या देखा, ही सॉ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक अ बी हाइव स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या देखा, बी हाइव, जैसे हनी बी का होता है ना छत्ता, उस पे कैसे स्ट्रक्चर होता है, देखो ये हनी बी मतलब मधुमक्खी जो होती है उसका छत्ता कैसे होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने उस सेल वो जो प्लांट का जो छोटा सा टुकड़ा उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था उसके यहाँ पे देखा। ही कॉल्ड दिस कंपार्टमेंट्स एज सेल्स। और उन्होंने क्या किया फिर, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने थे, देखो हेक्सागोन मतलब क्या होता है, 6 साइड वाला, ऐसी कोई भी फिगर जो 6 साइड से बनती है, तो ऐसे हेक्सागोनल था। फिर ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो उन्होंने देखे, उन्होंने उसको नाम दिया सेल। ओके, द वर्ड सेल comes from Latin word cella meaning small room। देखो सेल वर्ड कैसे आया, एक लैटिन वर्ड था सेला, उससे सेल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, और सेला का मीनिंग क्या है, स्मॉल रूम। ओके, अभी सेल थियरी तो देखो 1838 में साइंटिस्ट कौन, 2 साइंटिस्ट थे जो कि है एमजे स्क्लेडिन एंड थियोडोर स्क्वैन। उन्होंने क्या किया, एक थियरी प्रपोज की जिसका नाम था सेल थियरी। ओके, तो ये सेल थियरी क्या बोलती थी, अभी इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी याद रखो। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल थियरी स्टेट्स दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, the cell is a fundamental structural and functional unit of life। यही चीज हम लोगों ने पढ़ी, फर्स्ट स्लाइड से हम लोग यही चीज पढ़ रहे कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग या फिर ऑफ लाइफ। लेटर इन 1855 रूडोल्फ वर्शॉ एडेड एन इंपॉर्टेंट आइडिया, ऑल द सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उसके बाद में 1855 में एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या बोला कि ये जो नए वाले जो सेल्स आते हैं, ये जो ऑल द सेल्स जो है, जितने भी सेल्स है, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो नए वाले सेल्स जो आए हैं वो किससे आए हैं, जो पुराने सेल्स थे उनसे। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले एग्जिस्ट करते थे, तो ऐसे सेल्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे उनकी वजह से न्यू सेल्स आए, ऐसा उन्होंने बताया 1855 में। ओके, अभी ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स, ये सेल्स को ऑब्जर्व कैसे किया, तो 1673 में एंटोन वैन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बिल्ड अ माइक्रोस्कोप यूजिंग मल्टीपल लेंसेस। अभी माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया था, माइक्रोस्कोप क्या होता है हम लोग देखने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसी मतलब एक ऐसा ये है डिवाइस, जिस मैं आपको आगे बताती हूँ उसका फोटो वगैरह भी। तो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया कब, 1673 में। और कैसे बनाया, यूजिंग मल्टीपल लेंसेस, मतलब बहुत सारे लेंसेस को कंबाइन करके उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना कि जूम करके देखो, अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है हमारे पास होता है, उससे कैसे होता है कि अगर हम लोगों को कोई चीज जूम करके देखनी है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उसको रखते हैं, उसके नीचे उधर देखते हैं तो वो बड़ा होके दिखता है। सिमिलर है माइक्रोस्कोप का भी काम। तो he was the first person to observe living cells such as bacteria एंड प्रोटोजुआ। और उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ इनको ऑब्जर्व करने वाले वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग थे। ओके, हिज वर्क हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड दैट इवन टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और उनका जो काम था उससे क्या कंक्लूजन निकला कि इवन टाइनी मतलब छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी किससे बनते हैं, सेल्स से। मेजरमेंट्स ऑफ सेल, अब ये सेल का साइज क्या होता है वगैरह, तो वो देखो सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। क्या होते हैं,
एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज, मतलब हम लोग उनको नॉर्मली जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं ऐसे, तो वैसे नहीं देख सकते हैं। फिर द साइज ऑफ सेल इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स एंड नैनोमीटर्स, और जो सेल का जो साइज है दैट इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स, मतलब ये बहुत छोटा यूनिट है। देखो अभी हमारी जो स्केल होती है हमारे पास, ये जो हम लोग रेगुलर स्केल यूज करते हैं ना, सपोज दिस इज ये वो स्केल पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ये ऐसा 15 तक हमारे पास स्केल होती है। इस ये 1 और 2 के बीच में देखो 10 लाइंस होती है, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 10 लाइंस होती है इनके बीच में। तो ये होता है 1 सेंटीमीटर, इतना सा डिस्टेंस। अभी यहाँ पे तो ये बड़ा दिख रहा है, बट अगर आप स्केल पे देखोगे तो वो होता है सेंटीमीटर। और ये जो सेल्स होते हैं ये उससे भी कई गुना ज्यादा छोटे होते हैं। देखो सेंटीमीटर से छोटा होता है माइक्रोमीटर्स, और माइक्रोमीटर से और छोटा होता है नैनोमीटर्स। मतलब ये सेल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जो हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते हैं नॉर्मली। टू ऑब्जर्व सेल्स वी यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो मैंने बताया था माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप ऐसे दिखता है, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हम लोग सेल्स को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। A glass slide is used to hold the specimen, which is then magnified many times by the microscope lens. और ये हम लोग देखेंगे कैसे, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये ग्लास के स्लाइड्स होते हैं, ये जो है ना कांच का होता है ये ऐसा, इसके ऊपर हमें क्या करना होता है, वो जो चीज है जिसके हमें सेल देखने हैं। सपोज अभी आप लोगों को देखना है कि ब्लड में क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ब्लड के बूंद डालेंगे, फिर उसे हम लोग यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, यहाँ, ओके। यहाँ पे इसको रखने के बाद यहाँ पे हमें हमारी आंखें रखनी होती है, यहाँ पे हमारी आंखें होती है, और फिर ये जो माइक्रोस्कोप के जो लेंसेस है इससे हमें वो जूम करके दिखता है, ओके। ये आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह जब होते हैं तब आप करोगे ही, आपको दिखाया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे एक जो अनियन जो हम लोग खाते हैं, प्याज, उसके अंदर उसके सेल्स कैसे होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक अनियन लो, अनियन का छोटा सा एक स्लाइस निकालो, ये वाला। और देखो अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो अनियन का जो स्लाइस होता है उसके ऊपर एक पतला सा ऐसे एक लेयर होता है, एकदम ऐसे थीन लेयर का कुछ तो होता है। तो वो जो मेम्ब्रेन है उस थीन वाले मेम्ब्रेन को निकालो, उसमें से उसको सेपरेट करो, और उसे क्या करो, इस ग्लास स्लाइड्स पे रखो, ओके। वो मेम्ब्रेन लिया, उसको ऐसा ग्लास स्लाइड पे ऐसे रखो, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, और उसे यहाँ पे रखो और उसको देखो। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखोगे तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा, ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर। एंड दिस इज व्हाट, सेल्स ऑफ अ अनियन। एंड अनियन, ये देखो ये जो है ना यहाँ पे, ये जो है, दीज आर द सेल्स, ओके। और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। फिर शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। अभी ये जो सेल्स होते हैं इनके शेप के बारे, मतलब इनके साइज के बारे में तो हम लोगों ने देखा कि बहुत छोटी छोटी साइज होती है। इनका शेप क्या होता है अभी, तो देखो सेल्स शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप्स एंड साइजेस। उनके बहुत सारे शेप्स और बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं। यहाँ पे ये अगर देखा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे था, कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी। द शेप ऑफ सेल इज यूजुअली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। और ये जो सेल का जो शेप है वो किससे रिलेटेड होता है, उसका फंक्शन क्या है। अलग अलग फंक्शंस होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के, तो अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से ये जो सेल्स है इनके जो फंक्शंस के हिसाब से इनका शेप चेंज होता है। द कॉमन शेप्स इंक्लूड सर्कुलर, कुछ क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ओके। देखो फिर कुछ होते हैं रॉड शेप्ड, कुछ होते हैं कॉलमनर, कॉलम्स के जैसे। फिर कुछ होते हैं स्पाइरल, स्पाइरल मतलब कैसे, स्पाइरल मतलब ये देखो ये वाला ऐसे स्पाइरल। फिर ओवल शेप के कुछ होते हैं, ये यहाँ पे ओवल शेप, ऐसे कुछ शेप में होते हैं। कोई रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, मतलब रेक्टेंगल के शेप के। फिर कुछ हेक्सागन हो सकते हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, कुछ ऐसे शेप में हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग शेप्स होते हैं सेल्स के। फिर सेल ऑर्गेनेल। अभी ये जो सेल है, देखो अभी ये जो सेल है इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है।
मतलब एक इतना सा सेल, उसके अंदर और अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? एवरी सेल हैज टाइनी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं? सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एंड दैट छोटा सा पार्ट इनसाइड अ सेल इज योर सेल ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल्स हेल्प द सेल टू परफॉर्म इट्स लाइफ प्रोसेसेस। और ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये एक सेल को क्या करते हैं, अलग अलग जो उसके लाइफ प्रोसेसेस, मतलब जो अलग अलग उसका फंक्शन है, उसको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। दे कैन बी सीन क्लियरली यूजिंग माइक्रोस्कोप। ये भी हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसके लिए एक अलग टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, देखो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मतलब अगर हमें नॉर्मल वाला सेल देखना है तो वो हम लोग किससे देखेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। बट सेल के अंदर क्या है, अगर वो देखना है तो वो हम लोग किससे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। and microscope can magnify objects up to 2 into 10 raised to 9 times। मतलब इतना ज्यादा वो किसी चीज को मैग्नीफाई कर सकता है। कितना? 2 into 10 raised to 9 times than their actual size। अभी टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट एंड एनिमल। देखो सेल्स के दो टाइप होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेसिकली दो चीजों में डिवाइड होंगे, एक होते हैं प्लांट्स और एक होते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वगैरह वो सब। तो जो प्लांट्स जो है उनका सेल कैसे होता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनका सेल कैसे होता है, देखो थोड़ा सा चेंज होता है, बस एकदम माइन्यूट चेंज है जो हम लोग देखेंगे। तो बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ओके, तो देखो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल। कौन से होते हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बोथ टाइप्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब इनके जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये किससे होते हैं? देखो ये जो सेल होता है, सपोज ये अभी इसका एक सेल है, यहाँ पे देखो ये जो है ये एक सेल है। तो ये जो सेल है ना, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, मतलब उसके अंदर जो छोटे छोटे और जो चीजें हैं उनको मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ओके, प्लांट सेल्स हैव डेफिनाइट शेप ड्यू टू सेल वॉल। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है? एक डेफिनाइट शेप होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होता है सेल वॉल। यहाँ पे देखो ये जो है ये एक हमारा प्लांट सेल है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट सेल, और ये जो है ये एनिमल सेल है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो प्लांट सेल है इसके आउटर मोस्ट में ये जो था, दिस इज योर सेल वॉल। और इसकी वजह से, इस सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल के पास एक डेफिनाइट शेप होता है, एक फिक्स शेप होता है। ओके, प्लांट सेल कंटेन अ सिंगल लार्ज वैक्यूल अनलाइक एनिमल सेल्स। और इसके अंदर क्या होता है? प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा सारा वैक्यूल भी होता है। जैसे ये एनिमल सेल्स जो है इनके अंदर भी ये होता है, बट ये छोटा सा होता है। प्लांट सेल में ये बड़ा सा है, क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सच कॉम्प्लेक्स सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। और ये जो होता है ना, ऐसे बहुत सारा, इनके अंदर देखो कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड है ना, मतलब एक इतना सा सेल, उसके अंदर भी इतनी सारी चीज है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मतलब हम लोग देखो कितना डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे वाले जो सेल्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, मेन पार्ट्स ऑफ सेल। अभी सेल में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये तो हमें पता है, ये इतने सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, बट उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये 4 होते हैं, जो क्या है? देखो सबसे पहला है सेल वॉल। सेल वॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर वो सब छोटी छोटी चीजें आती है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। अभी हम लोग एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसके बारे में आप लोगों को एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है कि आप लोगों को सेल का वो बनाना है डायग्राम वगैरह, और फिर उसके पार्ट्स, उसके जो अलग अलग ऑर्गेनल्स है उनके बारे में लिखना है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सबके स्क्रीनशॉट्स ले लो क्योंकि उस आंसर में वो चीजें काम आएगी। तो सेल वॉल,
सबसे पहला क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। किसी भी सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग इज योर सेल वॉल। अभी ये सेल वॉल देखो, ये प्रेजेंट होता है ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ये ध्यान में रखना है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। ओके, अगर आप लोगों को पूछा कि एनिमल सेल प्लांट सेल का डिफरेंस बताओ, तो उसमें ये पॉइंट आना चाहिए, हम लोग देखेंगे। तो ये देखो, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे ये जो होता है सबसे बाहर वाला, अरे यार, ये दिस इज योर सेल वॉल। सबसे बाहर वाला लाइनिंग इज योर सेल वॉल। ओके, इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, किसी भी सेल को शेप देता है, उसको स्ट्रेंथ मतलब ताकत देता है, और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, सेकेंड चीज। देखो, सबसे पहली चीज हम लोगों ने, सबसे बाहर की जो चीज है प्लांट सेल में, दैट इज योर सेल वॉल। फिर सेकेंड चीज क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी। ये क्या है, थीन मतलब पतली सी है, फ्लेक्सिबल आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल्स। ये क्या होती है, एक पतली सी एक लेयर है किसकी, एनिमल सेल के अंदर। अभी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, बट प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होगा, सेल वॉल, और एनिमल सेल में सबसे बाहर जो होगा दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे ये जो है, ये जो पूरा बॉर्डर है ना, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे मैंने लेबल भी किया है, ये जो है दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ओके, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो सेल के अंदर क्या चीजें जा रही है और सेल से क्या चीजें निकल रही है। अभी अगर सेल है तो उसको भी कुछ तो चीजें लगेगी सर्वाइव होने के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो क्या चीजें उसके अंदर जा रही है और क्या चीजें उससे निकल रही है, इसका ध्यान कौन रखता है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगर आप लोगों को देखना है तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, सेकंड वाला जो लाइन है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, और ये जो है दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, जो सबसे बाहर वाला है। ओके, फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, तो देखो, इट इज जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड एक जेली लाइक, एक ऐसा जेली जैसा, जो सा जेली लाइक स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज योर साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म देखो, ये पूरा जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। fills the spaces between the cell membrane and nucleus। और ये क्या करता है, जो देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी स्पेस है वो किससे फिल्ड होती है, साइटोप्लाज्म से। सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट इन इट, और जो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या करते हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं, मतलब इधर उधर तैरते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स क्या है, देखो, टाइनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये देखो, ये अलग अलग चीजें दिख रही है क्या आपको साइटोप्लाज्म के अंदर, ये कुछ अलग अलग जो भी है ना, ये सब चीजें क्या है, दीज आर द टाइनी स्ट्रक्चर्स। किसके, टाइनी मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर योर सेल ऑर्गेनल्स। इट इंक्लूड्स न्यूक्लियस, उसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फिर गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ऐसे अलग अलग चीजें हैं, और ये पढ़ेंगे अभी। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, एनिमल सेल्स के अंदर अभी फोटोसिंथेसिस अगर आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से खुद बनाते हैं। वैसे एनिमल्स तो नहीं बनाते खुद का खाना, तो प्लांट सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक चीज होती है, एंड दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल एंड देयर फंक्शन। अभी एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का इंपॉर्टेंट देख लिया पहले, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। तो अभी सेल ऑर्गेनल्स में एक एक जो चीज है वो देखो क्या है। सबसे पहली चीज है
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जैसे एक इसका ये होता है ना सीपीयू, कंप्यूटर का कैसे सीपीयू होता है, वैसे सेल का होता है न्यूक्लियस, जो उसकी सब चीजों को कंट्रोल करता है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। जैसे सीपीयू के बिना एक कंप्यूटर नहीं चल सकता है, वैसे न्यूक्लियस के बिना एक सेल नहीं चल सकता है। ओके, इट इज सराउंडेड बाय पोरस डबल मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियस है, देखो ये यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियस है, और ये कैसे सराउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन से, दो मेम्ब्रेन्स यहाँ पे वो दिख रहा रहेगा आपको। तो देखो ये डार्क पिंक और एक लाइट पिंक कलर का उसके अराउंड में मेम्ब्रेन है, सो दैट इज योर डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। ओके, सराउंडेड बाय पोरस डबल मेम्ब्रेन, कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या होता है, सेल का ब्रेन। ओके, दिमाग होता है सेल का, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फिर सेकेंड चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बताया था ईआर। तो ईआर क्या है, इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखो ये वाला यहाँ पे ऐसे कुछ तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, modifies protein made by ribosomes and send them to Golgi bodies। तो ये इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है कि जो प्रोटीन्स बनाते हैं ना, राइबोसोम्स करके एक ऑर्गेनल होता है जो क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स को लाइसोसोम से राइबोसोम से क्या करता है, गोल्जी बॉडीज तक लेके जाने का काम करता है। ओके, ये फंक्शन याद है, ठीक है। अभी गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज क्या है, मेड अप ऑफ फ्लैट सैक्स। यहाँ पे देखो ये ऐसे, ये इसका ना ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर होता है, सॉसेज लाइक ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडीज का। वो क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स इन पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोटीन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को पैक करने में, पैकिंग द प्रोटीन्स, और क्या, डिस्ट्रीब्यूटिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। ओके, और इसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं गोल्जी बॉडीज। ओके, फिर दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे अंदर जो एनर्जी आती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इसका फंक्शन देखो क्या है, they have double outer covering। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या है, it has double outer covering। ये देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ तो, और उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ तो ये होता है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके प्रोटीन्स, और उससे एनर्जी बनती है। तो वो जो एनर्जी बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ओनली एंड ओनली प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस मेकिंग फूड फ्रॉम सनलाइट। यहाँ पे ये देखो क्लोरोप्लास्ट मतलब ये प्लास्टिड्स का है। तो ये क्लोरोप्लास्ट मैंने बोला था, देखो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। कैसे होता है ये, एक ऐसे कुछ तो है, यहाँ पे इसके अंदर ऐसे कुछ तो लाइंस है, दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, तो देखो हम लोगों ने देखा था एक प्लांट सेल में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनल होता है, ये वाला, दिस इज द वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या करता है, इट स्टोर्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट जो होता है बॉडी में, जो वेस्ट बनता है, जो सेल का जो पर्टिकुलर वेस्ट होता है, उसे वो अपने अंदर स्टोर करता है और फिर उसे निकालने का काम करता है। लार्ज वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, स्मॉल वन इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, एंड एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स छोटे होते हैं। ओके, अभी हाउ डू सेल्स अक्वायर डेफिनाइट शेप। क्या आप लोग इस चीज को आंसर कर सकते हो कि सेल्स को डेफिनाइट शेप कैसे मिलता है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा
कि cells get their shape because of the cell wall and cell membrane. किससे मिलता है? cell wall and cell membrane से. अभी देखो cell wall किसके अंदर प्रेजेंट होता है? only and only in plant cells. तो in plant cell the cell wall gives a rigid and definite shape. और उसकी वजह से जो प्लांट सेल्स है उनका शेप एक फिक्स्ड तरीके का होता है, मतलब उनको एक प्रॉपर शेप रहेगा. ओके, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स हम लोगों ने देखा कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और उसकी वजह से एनिमल सेल्स में इन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड पार्शियल शेप. तो इसकी वजह से जो सेल एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके पास एक प्रॉपर शेप नहीं होता है, उनका शेप फ्लेक्सिबल होता है, मतलब थोड़ा सा कुछ धक्का लग गया तो थोड़ा सा चेंज हो गया वैसे वाला शेप, और पार्शियल होता है, मतलब उनको एक प्रॉपर शेप नहीं है. ओके, हाउ आर सेल्स प्रोटेक्टेड? सेल्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? तो देखो, प्लांट सेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय अगेन स्ट्रॉन्ग सेल वॉल. हम लोगों ने उनके फंक्शंस में ही पढ़ा ना कि सेल वॉल का क्या फंक्शन है, एक सेल को प्रॉपर शेप देना और उसे प्रोटेक्ट करना. तो वही है, प्लांट सेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, एनिमल सेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय थिन बट फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्ट ही करता है. किसको? एनिमल सेल्स को. कैसे? तो देखो, हम लोगों ने उसमें ऐसे पढ़ा था कि क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है कि जो चीजें, कौन सी चीजें अंदर जा रही है सेल के अंदर और कौन सी चीजें बाहर आ रही है सेल से, उन सब पे ध्यान रखना. लाइक अ वॉचमैन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सेल का वॉचमैन है कि कौन चीजें, कौन से लोग अंदर जा रहे हैं. बिल्डिंग में होता है ना कि कोई लोग अंदर जा रहे हैं तो वॉचमैन ध्यान देता है, वैसे ही सेम होता है सेल मेम्ब्रेन का काम. सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव द अ सेल लाइक अ वॉचमैन. किसकी जैसा? वॉचमैन की तरह सेल मेम्ब्रेन ध्यान रखता है. द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल आर केप्ट सेफ ड्यू टू दिस कवरिंग. और ये जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है और जो साइटोप्लाज्म है, ये सब चीजें सेफ है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. ओके, व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेल्स? अभी ये जो सेल है, ये हम लोगों ने देखा कि सेल क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सब चीजें, ये सब हम लोगों ने देख लिया. तो अभी ये सेल की भी कुछ जरूरतें होंगी. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की एक जरूरत है, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना होता है? खाना खाना होता है. वैसे ही सिमिलर सेल्स का भी कुछ होता है. तो देखो, सेल्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. अभी सेल किसके अंदर है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज चाहिए होती है? खाना और ऑक्सीजन, है ना. तो वैसे ही सिमिलर सेल्स को क्या चाहिए होता है? सेल्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. ओके, जिंदा रहने के लिए. They use nutrients to produce energy in mitochondria. देखो क्या यूज करते हैं? न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं. किसके लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी. कहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया. They need to remove the waste to stay healthy. जैसे ह्यूमन बीइंग को क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट है हम लोग निकालते हैं, सिमिलर होता है सेल्स के अंदर भी. उन्हें भी अपने बॉडी का वेस्ट निकालना होता है टू स्टे हेल्दी. ओके, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज. जो सेल्यूलर एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही है उन सब के लिए क्या होता है? वाटर इज नेसेसरी. जैसे हमारे बॉडी के लिए भी वाटर इज एसेंशियल, सेल्स के लिए भी इट इज एसेंशियल. सेल्स ग्रो, डिवाइड एंड परफॉर्म फंक्शंस यूजिंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग. और ये जो सेल्स है वो ग्रो कैसे होते हैं, फिर वो डिवाइड होता है अपने आप को. हम लोगों ने पढ़ा ना कि सेल्स, जो भी न्यू सेल्स है वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. तो ये डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. तो ये कैसे करते हैं? और उनके जो डेली फंक्शंस होते हैं जैसे एनर्जी जनरेशन वगैरह, ये सब किसकी मदद से करते हैं? यूजिंग द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग. उनके सराउंडिंग में जो एनर्जी और रॉ मटेरियल है उसकी हेल्प से. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी सेल के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है. यहाँ पे सेल्स क्या होते हैं सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है. अभी सेकेंड टॉपिक चैप्टर का, एंड दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी स्पेलिंग जो है, जो ये वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको सुन के क्या लगता है? माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स ऐसे दो वर्ड से बना है. माइक्रो मतलब क्या? छोटा सा. ओके, छोटा सा, दैट इज माइक्रो. एंड ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या? जो ऐसी चीजें जो सजीव मतलब जो जिंदा है, जो लिविंग है वो. तो माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
तो क्या है, देयर आर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। देखो इस अर्थ पे काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हमें क्या लगता है कि प्लांट जिंदा है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, इतनी चीजें नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी है चीजें जो लिविंग बीइंग्स होती है। तो देयर आर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। सम आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। और कुछ कुछ चीजें इतनी छोटी होती है जो हम लोग नेकेड आइज से मतलब नॉर्मली नहीं देख सकते, जैसे हम लोगों ने सेल्स का देखा, वैसे ही कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इतने छोटे होते हैं कि उन्हें भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। देयर आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, these very small organisms are called as microorganisms और microbes। और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। दे कैन नॉट बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। और उन्हें हम लोग एक माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हैं। सॉरी दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। और उन्हें हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, ओनली एंड ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। Where microorganisms occur। अभी ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, ये हमें पता चल गया, बट अभी होते कहाँ पे हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। तो देखो माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल अराउंड अस। हर जगह पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स है। अभी ये जो मैं रूम में जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, यहाँ पे भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स है। जहां से आप बैठ के वीडियो देख रहे हो वहां पे भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स है। जो हमारा फोन का स्क्रीन है उसके ऊपर भी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो देखो दे आर प्रेजेंट इन एयर। हमारे रूम में एयर है, हवा है, हवा के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स है। वाटर, पानी के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स है। सॉइल, फूड, सीवेज मतलब कचरा, जो वो सीवेज वगैरह ये होता है वहां पे भी है। सीवेज एंड गार्बेज मतलब वाटर वेस्ट, यहाँ पे देखो ये सब, ये जो है सीवेज, यहाँ पे ये पानी जो है इधर प्रेजेंट है, वाटर, लैंड, सब जगह पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। इनसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ओके, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सबके अंदर क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर सॉलिटरी दैट इज लिव अलोन। कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अकेले रहते हैं, अपने आप का रहते हैं, जैसे कि हो गया अमीबा एंड पैरामेशियम। और सम ऑर्गेनिजम्स लिव इन कॉलोनीज दैट इज ग्रुप। देखो कोई ऐसे होते हैं ना लोग जो जिनको अकेले रहना पसंद होता है, तो जो ऐसे लोग जिनको अकेले रहना पसंद है वो क्या हो गए, सॉलिटरी माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो अकेले रहते हैं, अपना अपना रहते हैं, जैसे कि अमीबा एंड पैरामेशियम। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ग्रुप रहता है पूरा, मतलब ऐसे 10-12 बच्चों का ग्रुप है, तो वो क्या हो गया, कॉलोनीज, मतलब एक साथ में वो हमेशा रहते हैं। तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमेशा एक साथ रहते हैं वो हो गए, they live in colonies। okay, some feed on the remains of dead plants and animals। और कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो डेड प्लांट्स है या फिर जो एनिमल्स, जो लोग मर चुके हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर चुके हैं, उनकी बॉडीज पे भी कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, ये सब चीजें हैं जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्जर्विंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अभी अगर आपको देखना है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज देखेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर कैन नॉट बी सीन विद इन नेकेड आईज। कुछ मतलब जो 100 माइक्रोमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर ऑब्जर्व्ड बाय मेकिंग ग्लास स्लाइड्स एंड यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग उन्हें, ग्लास स्लाइड, या फिर ये देखो हमने देखा था ना अभी सेल के ऑब्जर्वेशन के टाइम पे भी, ये ग्लास स्लाइड होता है। ग्लास स्लाइड के ऊपर हमें वो चीज रखनी होती है जिसको हमें जूम करके देखना है। ओके, और फिर वो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे आंखें रखोगे तो वो दिख जाएगा। If magnification of 1000x is insufficient, we use electron microscope। मतलब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, 1000 टाइम्स उसको जूम कर सकता है, बट
अगर हमें 1000 टाइम्स से ऊपर जूम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल के अंदर अगर क्या है वो देखना है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते थे, यहाँ पे भी वैसा ही है। इवन टाइनी माइक्रोब्स हैव ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म ऑल प्रोसेसेस विद इन अ सिंगल सेल। देखो अगर कोई ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से बने हैं उसके अंदर भी ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो सब प्रेजेंट होता है, और उसी की वजह से वो क्या करते हैं, और जो उसकी जो इतनी भी जो एक्टिविटीज होती है वो सब परफॉर्म करते हैं। ओके, अभी एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो आप लोगों को क्या करना है, मार्केट से ब्रेड लेके आना है। ओके, अभी उस ब्रेड में से सिर्फ एक ही ब्रेड क्या करो, उसको थोड़ा सा ऐसे गीला कर दो और है ना उसको 2 दिन साइड में रख दो। अगर आप उसे ऐसा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कुछ तो ऐसे उसके ऊपर बुरशी जो हम लोग बोलते हैं ना वो लग जाएगी। फिर ये वाला जो ब्रेड है इसे आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा उसको निकालना है और उसको इस ग्लास स्लाइड पे रखना है। जब इसे तुम लोग उस ग्लास स्लाइड पे रखोगे और उस ग्लास स्लाइड को यहाँ पे रख के देखोगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, देखो ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर। अभी ऐसा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड द, ये जो खराब वाला जो ब्रेड था इसके अंदर क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ओके, एक और एक्टिविटी करेंगे। हम लोगों को क्या करना है, मडी वाटर जो होता है ना, खराब पानी, थोड़ा सा पानी ले लो, उसको क्या करो, हम लोग ये पानी पीते नहीं है। क्यों नहीं पीते, क्योंकि पानी खराब होता है। तो वो खराब क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या करना है, आप लोगों को पानी लेना है, ये वाला खराब वाला, उसको इस ग्लास स्लाइड पे रखो, उसको यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ तो दिखेगा। ये जो चीज है ये क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वाला भी। ओके, एक और एक्टिविटी अगर हम लोग करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, बटर मिल्क मतलब छाछ लेना है। ओके, बटर मिल्क लेना है। बटर मिल्क का जो होता है ना थोड़ा सा पार्ट, एकदम 1-2 बूंद लो और इस ग्लास स्लाइड पे डालो। फिर अगर उसे भी आप लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो ऐसे कुछ तो उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। जो हम लोग छाछ पीते हैं उसके अंदर भी इतना सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। समझ आ रहा है, जो दही होता है, छाछ, वो सब चीजों में। तो साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी देखो ये सब चीजें आप लोग क्लास 8th में भी फिर से पढ़ने वाले। ओके, साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज कैसा है, तो वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे पैरामेशियम करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग टाइप होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वैसे उसमें एक है पैरामेशियम। तो पैरामेशियम का जो साइज है दैट इज 100 माइक्रोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर। ओके, फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे टाइफाइड वगैरह जिससे होता है, ऐसे उनकी साइज क्या होती है, 1 से 3 माइक्रोमीटर्स के बीच में। फिर पोलियो वायरस, हम लोग देखो पोलियो की एक दवाई लेते थे बचपन में कि ऐसी दवाई जिससे फिर वो पोलियो नहीं होगा। तो अगर पोलियो किसी को होता है, किसी इंसान को अगर पोलियो की बीमारी होती है तो वो किसकी वजह से होती है, पोलियो वायरस की वजह से। और उस पोलियो वायरस की जो साइज है दैट इज 28 नैनोमीटर्स एंड ऑल माइक्रोब्स आर स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर्स। और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर्स इन साइज। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेचर क्या है, तो देखो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेल्युलर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं मल्टीसेल्युलर, मतलब बहुत सारे सेल्स से बनते हैं। जैसे कि फंगस ऑन ब्रेड, ब्रेड पे जो बुरशी आती है दैट इज फंगस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस ऑन ब्रेड। तो वो फंगस जो होता है वो मल्टीपल सेल्स से बनता है। स्ट्रैंड्स ऑफ अलगी इन पॉन्ड्स, जो देखो पानी के अंदर वो शेवाळ आता है ना ग्रीन कलर का, दैट इज अगेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या होता है, अलगी नाम होता है उसका। ओके, और वो भी मल्टी सेल्यूलर है, मतलब बहुत सारे सेल्स से बना है। ओके, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर। देखो कुछ क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं। तो जैसे कि क्या, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, ये ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं। These unicellular microorganisms have different cellular structures
और ये जो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक यूकैरियोटिक सेल्स। इनके अंदर देखो हम लोगों ने देखा था यूकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, तो वैसा नहीं, इनके अंदर इतना कुछ कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो सेल होता है वो क्या, एक सिंपल सा ऐसे सेल होगा, उसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म वगैरह होगा, सिंपल एकदम। उसको यूकैरियोटिक सेल जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड्स आर प्रेजेंट। देखो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल वॉल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, फिर उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये ऐसा कुछ तो लिक्विड होगा वो साइटोप्लाज्म, और फिर उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियड ओके, न्यूक्लियस होता है। बस इतनी तीन ही चीजें होती है, वो जो हम लोगों ने पढ़ा ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे सेल्स जिनके अंदर ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती है, जो सिंपल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके देखो सिंपल अगर कोई है तो दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ओके और अगर कोई बहुत अच्छा है जिसके अंदर सब कुछ है, दैट इज व्हाट, यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों वर्ड्स याद रखना है। प्रोकैरियोटिक मतलब सिंपल ओके। प्रो ऐसा सुन के क्या लगता है, प्रो सुना तो कैसे लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा, 16 प्रो 17 प्रो आईफोन देखते हैं ना, तो दैट इज प्रो। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को क्या लगता है कि प्रो मतलब अच्छा, बट यहाँ पे उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या है, प्रो मतलब खराब। याद रखना है, प्रो मतलब खराब। तो सिंपल वाला अगर कोई सेल है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। बट अगर कोई सेल जिसके अंदर बहुत कुछ है, अच्छा है सब कुछ, दैट इज योर यूकैरियोटिक सेल। ओके फिर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसे होती है, तो each microorganisms need a specific environment to grow and reproduce। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको भी जैसे ह्यूमन बीइंग को कैसे होता है कि कुछ तो ऐसे प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे हम लोग जिंदा रह सकते हैं, सेम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। उनको भी क्या चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है टू ग्रो। क्यों, उनको ग्रो होने के लिए, और रिप्रोड्यूस मतलब खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए भी उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। Some microorganisms need oxygen to grow, while others can grow without oxygen। ये देखो कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन लगता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें बिना ऑक्सीजन के भी वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ओके Some microbes can survive in extreme conditions। देखो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब बहुत खराब कंडीशंस में भी वो सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि आइस फ्लोर देखो, ये पूरा बर्फ है ना, तो इस बर्फ में भी वो लोग सरवाइव कर सकते हैं। कुछ आइस इन पोलर रीजन, मतलब पोलर रीजन में जो आइस होता है, जो पूरा बर्फ होता है, वहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ये देखो गर्म पाण्याचे ठिकाण, वहां पे भी ये सरवाइव कर सकते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न दे रिज्यूम देयर लाइफ प्रोसेसेस। और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है जहां पे वो रिप्रोड्यूस और ग्रो कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ प्रोसेसेस को रिज्यूम करते हैं, मतलब अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके अभी एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे छोटी सी। देखो आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोग थोड़ा सा घर पे ट्राई भी कर सकते हो। तो क्या करो, देखो एक पॉट ले लो मिट्टी का, एक पॉट ले लो, मतलब उसके अंदर मिट्टी डालो। ओके फिर उसमें आप लोगों को क्या करना है, गार्डन का जो वेस्ट होता है, मतलब जो हमारे गार्डन में जो वेस्ट होता है, पत्ते वगैरह वो सब, वो डालो उसके अंदर। या फिर ये जो डंग है दैट इज काउ डंग वगैरह जो होता है, शेन, वो डालो उसके अंदर। फ्रूट के जो पिल्स है, मतलब फ्रूट के छिलके, वो भी डाल सकते हो। वेजिटेबल के जो स्टॉक्स है, मतलब उसकी जो काड़ियां वगैरह होती है भाजी पाला की, वो सब भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। या फिर पेपर स्क्रैप जो होता है ना, कागज के जो टुकड़े होते हैं, वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। ऐसी कुछ तो चीजें इनमें से डालो इसके अंदर, इस पॉट में, और इसे आप लोग ऑब्जर्व करना। कुछ एक हाथ 15-20 दिन के बाद वापस ये देखो, इसके अंदर पहले ये सब चीजें डाल दी कुछ तो, फिर इसके बाद में इसको एक 15-20 दिन के बाद देखना, अगर आप उस मिट्टी को निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो इसके अंदर जो चीजें डाली थी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ओके बट सिमिलर केस अगर आप लोगों ने इसके अंदर किया, यहाँ पे ये जो एक पॉट है, ये पॉट के अंदर अगर आप लोगों ने
कांच डाला, या फिर आप लोगों ने उसके अंदर पॉलीथीन की जो बैग्स होती है वो डाली, या फिर जो मेटल्स होते हैं, मेटल का अगर कोई टुकड़ा डाल दिया, जैसे अगर अब हमारे घर पे होता है ना कोई मेटल का कुछ टुकड़ा है, जैसे स्टील वगैरह का प्लेट डाल दिया, तो वो वैसे डाल के देखना, 2 अलग अलग पॉट्स में ये दोनों एक्टिविटीज करना, और आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ये जो चीजें थी ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक 15-20 दिन के बाद अंदर जो चीजें थी वो गायब हो जाएगी। बट अगर इस पॉट में देखोगे तो ये जो चीजें थी ना, ये वैसी की वैसी ही निकलेगी। तो भी ये दोनों चीजें ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीजन है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसके पीछे जो रीजन है दैट इज योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये जो चीजें हैं इनको खा लेते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं। पर यहाँ पे ये जो ग्लास था, ये जो प्लास्टिक था, ये जो मेटल था, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं खा सकते हैं, और इसकी वजह से ये चीजें वैसे के वैसे रह जाती है। ओके, ये एक्टिविटी करो और मुझे कमेंट्स में बताना जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो। अभी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? देखो, फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस in which microorganisms convert one carbon compound into another। ये डेफिनेशन याद रख लो। क्या है? देखो, फर्मेंटेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, देखो फर्मेंटेशन में भी कौन इन्वॉल्व है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? कन्वर्ट वन कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर, एक कार्बन कंपाउंड से दूसरा कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। During fermentation, heat is generated and gases like carbon dioxide are released। देखो, fermentation जब होता है ना तो क्या होता है कि heat generate होती है, heat produce होती है, और जो कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दैट also released। अभी अगर इसको हम लोग देखेंगे, फर्मेंटेशन अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना है ना, तो आप लोग क्या करना, जब मम्मी इडली का आटा बनाती है, घर पे मम्मी बनाती है इडली का आटा, तो मम्मी क्या करती है, वो जो चावल होते हैं उसको सब पीस लेती है, मतलब मिक्सर में घुमा लेती है, फिर वो जो डब्बा होता है उसको मम्मी धूप में रखती है। आप लोग एक बार अगर अभी तक आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया रहेगा तो इसके आगे इसको ऑब्जर्व करना। क्या करना है, मम्मी जो डब्बा होता है ना उसको क्या करती है, थोड़ा ऐसा कवर करके साइड में रख देती है, धूप में रख देती है या फिर साइड में रख देती है थोड़े टाइम के लिए, और फिर जब उस डब्बे को खोलती है तो क्या होता है, बहुत सारा आटा वैसे फूल जाता है, वो आटा फूल जाता है। तो वो क्यों होता है? Because of the process of fermentation, these gases cause volume to increase। मतलब ये जो होता है ना, ये प्रोसेस जो है, देखो वो आटा पहले कम था, फिर उसको उसने ढक के रख दिया, मम्मी ने उसको कवर करके रख दिया, और फिर वो आटा से फूल जाता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन है, ये इसमें जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल, ब्रेड डफ राइजेस, मतलब ब्रेड जब हम लोग बनाते हैं तो ब्रेड का जो आटा होता है वो भी ऐसे ही होता है, वो क्या होता है, अगर उसको ऐसा कवर करके रख दिया तो वो आटा फूल जाता है थोड़ा सा। सिमिलर है इडली बैटर राइजेस, इडली बैटर जो है, इडली का जो आटा होता है ये भी ऐसे ही होता है, ये आप मम्मी को पूछना। ओके, यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है इसका यूज कहाँ पे है? तो इट इज यूज्ड इन द योगर्ट मेकिंग फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनाने में। योगर्ट मतलब दही। ओके, सो दूध से जब हम लोग दही बनाते हैं, मम्मी देखो रात में कुछ तो करती है, ऐसे दूध को गर्म करती है, उसके अंदर थोड़ा सा दही डालती है, और सुबह देखा तो उसका पूरा दही बन जाता है दूध का। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस। प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम ग्रेन्स एंड फ्रूट। अगर आप लोगों को अल्कोहल बनाना है किससे? ग्रेन्स और फ्रूट से, तो उसके अंदर भी फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होता है। बेकिंग ब्रेड फ्रॉम फ्लोर, जो आटा होता है, आटे से अगर आप लोगों को ब्रेड बनाना है तो उसके लिए भी फर्मेंटेशन होता है। देखो यहाँ पे दही का प्रोसेस भी मैंने फोटो लगाया है। क्या करना होता है, आप मम्मी को बताना ये अभी। ओके, मिल्क लो, उसको दूध लो, उसको हीट करो 85 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसके बाद में क्या करो, उसको कूल करो, उसके अंदर क्या करो, एक थोड़ा सा चम्मच दही डालो। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, उसे 6 से 8 घंटे के लिए कवर करके रख देना है, और दूसरे दिन आपको मिलेगा क्या? योगर्ट, दैट इज दही। ओके, और यहाँ पे जो ब्रेड है, देखो ब्रेड कैसे बनता है, ये आटा होता है,
ये आटे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यीस्ट करके एक बैक्टीरिया होता है, उसको डालते हैं। उसका पूरा आटा वगैरह जमा लिया, पहले जो अपना गेहूं का आटा होता है उसमें थोड़ा सा यीस्ट डालना होता है, उसका पूरा आटा लगा लिया कि उसको कवर करके अगर रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा। देखो पहले इतना सा था, फिर उसके बाद में इसको कवर करके रखा तो वो इतना बड़ा हो गया, और फिर इसको बेक किया के बन जाता है ब्रेड। ओके, प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस का क्या यूज है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब चीजें प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फर्मेंटेशन। ओके, अभी एंटीबायोटिक्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीबायोटिक्स का क्या है रिलेशन? एंटीबायोटिक्स मतलब क्या होता है, देखो एंटीबायोटिक्स होती है मेडिसिन। अगर बहुत बार देखो ऐसे होता है ना कि हम लोग बीमार हो जाते हैं, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा मैं आपको एक एंटीबायोटिक लिख के देता हूँ। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, फिर मेडिसिन होती है। अभी दैट डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। और पैथोजेंस क्या होता है, देखो एंटीबायोटिक इज मेडिसिन, दोनों डिफरेंसेस, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। ओके, एंटीबायोटिक इज मेडिसिन एंड पैथोजेंस क्या होता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस क्या होता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से डिसीजेस होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पैथोजेंस। इसका भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में। ओके, दे आर प्रोड्यूस यूजिंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो एंटीबायोटिक्स है, देखो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, मेडिसिन होती है। मेडिसिन भी किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी भी दे सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उसकी दवाई भी दे सकते हैं। समझ आ रहा है उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है? तो डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, क्लोरेला, फिर उसके बाद में विच वर वंस इनक्यूरेबल। ये जो डिसीजेस थे जैसे टाइफॉइड वगैरह, ये एक टाइम पे ऐसा था कि अगर किसी को टाइफॉइड हो गया तो वो उससे नहीं बच सकता था, बट अभी विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डिसीजेस से भी बच सकते हैं। दीज आर नाउ क्यूरेबल, वीआर वंस इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मतलब हम लोग उससे नहीं बच सकते थे, ओके, बट दे आर नाउ अंडर कंट्रोल ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की वजह से अभी हम लोग इनसे बच सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स इन देयर फूड। जो हमारे पालतू एनिमल्स होते हैं जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियां, गाय वगैरह, ये जो होता है ना, ये कैसे, अगर आप इनको भी कुछ बीमारी हो जाती है तो उनके फूड के अंदर भी हम लोग एंटीबायोटिक्स डालते हैं और उससे उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट डिसीजेस कैन ऑल्सो बी कंट्रोल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। प्लांट्स में जो डिसीजेस होते हैं वो भी एंटीबायोटिक्स से क्योर हो सकते हैं, मतलब ठीक हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का हो सकता है, मतलब एंटीबायोटिक्स सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी हेल्पफुल है। ओके, फिर सेफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अभी ये जो एंटीबायोटिक्स होती है, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बार सर दर्द हो रहा है तो खुद से ही एक दवाई ले लेते हैं जो मन में आई वो, मतलब हमें पता होता है यूजुअली कि कुछ तो दवाई है, कुछ तो बीमारी है तो उसके लिए दवाई ले लेनी चाहिए। तो ये खुद से जो हम लोग लेते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब दैट इज वेरी रॉन्ग। ओके, एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर क्यूरिंग सर्टेन डिसीजेस। देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, डिसीजेस से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन बी हार्मफुल। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स है, अगर आप लोग इसका मिसयूज करते हो सो दैट इज वेरी हार्मफुल, दैट इज नॉट गुड। ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अगर आपको कोई भी दवाई लेनी है तो उसके पहले हमेशा क्या करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर से पूछो और तभी दवाई लेनी है। कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। और हम लोग देखो क्या करते हैं ना, डॉक्टर बोलता है 3 दिन तो ये दवाई लेनी पड़ेगी सुबह शाम। हम लोग क्या करते हैं, 1 दिन लेते हैं, फिर थोड़ा ठीक लगता है, फिर 2 दिन की दवाई नहीं लेते। तो ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए, ओके, बिकॉज दैट इज वेरी रॉन्ग। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट फॉर माइन्यूट एलिमेंट्स लाइक बॉडी एक, हेड एक एंड कॉमन कोल्ड्स। मतलब सेल्फ मेडिकेट मतलब खुद से ही
खुद को दवाई दे देना, जैसे करते हैं ना लोग बहुत सारे कि कुछ तो बीमारी है, सर दर्द हो रहा है, एक दवाई ले ली खुद से, दैट इज वेरी रॉन्ग। हमेशा डॉक्टर के पास जाके ही दवाई लेनी चाहिए। ओके, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक बॉडी एक, मतलब बॉडी पेन जो होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो कॉम्बिफ्लैम ले लेते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। ओके, हेडेक भी, अगर सर दर्द भी हो रहा है तो भी ऐसे नहीं करना चाहिए, और कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी अगर है तब भी ऐसे नहीं करना चाहिए। वैक्सीन एंड इम्यूनिटी, अभी वैक्सीन क्या है तो देखो, अ वैक्सीन इज मेड अप ऑफ मेड इन लैबोरेटरी यूजिंग माइक्रोब्स। जो पोलियो के टाइम देखो, पोलियो के लिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं, फिर बचपन में जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बचपन में हम लोगों को वैक्सीन दी जाती है। क्यों? तो कुछ तो पर्टिकुलर डिसीजेस होते हैं, उनसे बचने के लिए हम लोग पहले से ही, बचपन से ही हमारे बॉडी के अंदर उसका वैक्सीन डाल दिया रहता है, मतलब वैक्सीन दिया जाता है। तो ये वैक्सीन क्या है? इट इज मेड इन लैबोरेटरी यूजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की मदद से लैबोरेटरीज में वैक्सीन बनाई जाती है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। क्या करता है वो? इम्यूनिटी मतलब ताकत देता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। जैसे पोलियो का जो है, पोलियो के हम लोग 2 डॉट्स, वो जो दवाई होती है हम लोग वो लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे इन फ्यूचर तो तब हमें पोलियो नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग पहले से ही उसकी दवाई लेते हैं, एंड दैट इज योर वैक्सीन। ओके, वैक्सीनेशन इंक्रीजेस द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिसीज। वैक्सीनेशन क्या करता है? उससे हमारे बॉडी को रेजिस्टेंस मतलब अपोज, देखो कोई बीमारी अगर आ रही है तो उसको हमारी बॉडी ने अपोज करना चाहिए। तो वैक्सीन से क्या होता है? वैक्सीन के इंटेक से हमारी बॉडी उस बीमारियों को अपोज करने की उसके अंदर ताकत आती है। This reduces the chances of contracting the disease। और इसकी वजह से क्या होता है? वो डिसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे देखो हर किसी के यहाँ पे एक ऐसे ना छोटा सा ऐसे एक डॉट लाइक होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वैक्सीन ओनली। हम लोग बचपन में जब छोटे से होते हैं ना तो यहाँ पे हमें एक वैक्सीन दिया जाता है। आप लोग चेक करो आपके यहाँ पे या किसी कोई तो एक हैंड पे होगा। ओके, फिर इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंट यूज ऑफ माइक्रोब्स। अभी माइक्रोब्स का यूज क्या है? तो इंडस्ट्रीज में या फिर क्या एनवायरमेंट में उसका क्या क्या यूज है? तो देखो माइक्रोब्स आर यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर बनाने के लिए भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड स्ट्रिंग फ्रॉम एग्स, मतलब जो रोप्स, जो रस्सी वगैरह होती है ना, रस्सियां, वो बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज होता है। ये सब चीजें याद रखना है। हाँ, What are the uses of microbes? ये चीज याद रखना है। Some microbes can use oil for growth। मतलब कोई जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो ऑयल जो होता है, ऑयल की मदद से ग्रो होते हैं। Used to clean oil spills in oceans and lakes and oil sticks removal। मतलब जो ओशन वगैरह जो होते हैं, लेक्स वगैरह में जो ऑयल जो ये हो जाता है, उसके लेयर्स, उसके ऊपर जो ऑयल का लेयर जो जम जाता है वो निकालने के लिए भी उसका किसका यूज होता है? माइक्रोब्स का। फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन एंड फेसेस, वेट गार्बेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब ये देखो यहाँ पे जो है ना, फार्म का जो वेस्ट होता है, खेती का जो वेस्ट होता है वो, या फिर जो ह्यूमन का जो फेसेस एंड यूरिन होता है, मतलब जो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वो, और वेट गार्बेज, जो घर में जो वेट गार्बेज वगैरह होता है, मतलब गीला कचरा, वो सब चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बायोगैस। जैसे हमारा गैस का सिलेंडर जो होता है ना, उसके अंदर जो एलपीजी गैस होता है, तो वैसे ही एक बायोगैस भी एक चीज होती है जो पहले के जमाने में बहुत यूज की जाती थी। तो वो कैसे बनता था? यूजिंग दिस थिंग्स। ओके, फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन वगैरह वो सब। फिर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आप लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा कि क्या होता है ना, हम लोग खराब खाना खा लेते हैं और फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, 1 हफ्ते तक कुछ मतलब सिर्फ जो भी खाया तो उल्टी हो जाती है या फिर खाना निकल जाता है। तो वो सब चीजें क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? खराब खाना खाने की वजह से। देखो, सम माइक्रोब्स यूज फूड फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एंट्रोक्सिन्स। मतलब देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जो उनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? विथ द हेल्प ऑफ फूड। और फिर वो खाने के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर उसकी वजह से क्या होता है?
वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, दैट इज एंट्रोक्सिन। ओके, दिस टॉक्सिन स्पॉइल द फूड। ये जो सब्सटेंस है इसकी वजह से क्या होता है, खाना जो है वो स्पॉइल मतलब खराब हो जाता है। लिख लेना, ठीक है, खाना स्पॉइल हो जाता है मतलब क्या होता है, खराब होता है। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज लूज मोशन एंड वोमिटिंग्स। और ये जो खराब जो खाना है, ये खाने की वजह से क्या होता है, हमें लूज मोशंस होते हैं या फिर क्या होता है, वोमिटिंग्स होती है। तो ये चीजें जो होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि बाहर का ऐसा ठेले पे का नहीं खाना चाहिए जिसके ऊपर ऐसे कुछ तो मक्खियां वगैरह उड़ रही है, वैसे वाला खाना नहीं खाना चाहिए। तो वो क्यों होता है, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए। ओके, मम्मी जो बोलती है वो उसका रीजन। इसके लिए ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखना है कि यू शुड ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कवर्ड फूड। मतलब फ्रेश फूड खाना है और ऐसे खाना खाना है जिसको प्रॉपर कवर किया हुआ है, ऐसे नहीं जिसके ऊपर मक्खियां घूम रही है वगैरह, ठेले पे का जो होता है वैसे खाना नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। फिर होल्ड हैंकरशिप ओवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू कफ और स्नीज। जब आप लोगों को खांसी आती है या फिर जब आपको छींक आती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मुंह के ऊपर एक उसको कवर करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ हैंकरशिप, रुमाल से। ओके, डोंट अलाउ गार्बेज एंड वाटर वेस्ट टू अक्यूमुलेट अराउंड योर हाउस। और जो पानी या फिर गार्बेज जो वेस्ट होता है, देखो ऐसे घर के सामने ऐसे हो जाता है ना कि पानी वगैरह जम जाता है, उसके ऊपर कीड़े आते हैं, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बीमारियां फैलती है। ओके, फिर पैथोजेंस, दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने देखा था पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बीमारियां फैलती है। तो पैथोजेंस आर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेस डिसीजेस। दे मे बी प्रेजेंट इन, ये जो पैथोजेंस है ये कहां कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, दे कैन बी प्रेजेंट इन कंटेमिनेटेड वाटर। खराब पानी के अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो ये वाला कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह, ये जो था ना खराब, वहां पे। फिर उसके बाद में अनहाइजीनिक फूड लेफ्ट अनकवर्ड ऑफन विथ हाउस फ्लाइज सिटिंग ऑन इट। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग खाना ऐसे कवर नहीं करते और उसकी वजह से उसके ऊपर मक्खियां घूमती है, एंड दैट उसकी वजह से क्या होता है, पैथोजेंस दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है। ओके, अनहाइजीनिक फूड की वजह से। फिर कंजम्पशन ऑफ सच फूड और वाटर कैन कॉज डिसीजेस ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऐसे खाना खाने की वजह से हमें डिसीजेस हो सकते हैं ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल, मतलब बॉडी के जो डिसीज, यहाँ पे ये जो है पूरा फूड डिसीजेस हो सकते हैं हमें। तो जैसे कि अमियोबाइसिस, टाइफाइड, क्लोरेला, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो, ऐसी बहुत अलग अलग बीमारियां हमें हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस। फिर पैथोजन स्प्रेड थ्रू एयर एंड मॉस्किटोज। अभी ये जो पैथोजेंस है ये कैसे स्प्रेड होते हैं, मतलब ये जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है ये कैसे स्प्रेड होते हैं। तो एयर किसकी मदद से, हवा की मदद से, या फिर मॉस्किटोज दैट इज मच्छर की वजह से ये स्प्रेड होते हैं। तो एयरबॉर्न पैथोजन मतलब ऐसे कौन से पैथोजेंस है जो विद द हेल्प ऑफ एयर स्प्रेड होते हैं। एयरबॉर्न रिलीज्ड व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ। जब कोई भी इंसान क्या करता है, स्नीज करता है या फिर कफ करता है, खांसता है, तो क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर से रिलीज होते हैं जो डिसीजेस फैलाते हैं। हेल्दी पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड बाय ब्रीदिंग इन कंटेमिनेटेड एयर। देखो अगर जैसे मतलब अभी आपके सामने कोई खांसी, किसी को खांसी आ रही है तो क्या होता है कि ना थोड़े टाइम के बाद आपको भी खांसी आनी शुरू होती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे उसने जब उसने खांसा उधर तो क्या हुआ, वहां पे वो बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हुए, बहुत सारे बैक्टीरियाज बाहर आए। वो बैक्टीरिया जब आप ब्रीदिंग करते हो, जब आप श्वास लेते हो अंदर, तो क्या होता है कि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चले गया। अभी बिकॉज ऑफ दैट आपको भी कफ हो गया। ओके, डिसीजेस इंक्लूड कॉमन कोल्ड। सर्दी भी ऐसी होती है, अगर आपके पास में कोई बैठा है जिसे सर्दी है तो आपको भी सर्दी हो जाती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पैथोजेंस। कफ, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ये जो अलग अलग बीमारियां हैं ये सब क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दिस एयरबॉर्न पैथोजेंस। ओके, फिर मॉस्किटो बॉर्न पैथोजेंस। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो मच्छर की वजह से होती है। तो मॉस्किटोज ब्रीड इन गार्बेज हिप्स, ड्रेन्स एंड स्टैग्नेंट वाटर। मॉस्किटोज देखो कहाँ पे ब्रीड करते हैं, मतलब कहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे गार्बेज जो होता है ना, देखो अगर घर में कचरे का जो ये होता है
कचरे का जो डब्बा होता है, अगर उसको कवर नहीं किया है तो उसके ऊपर बारीक बारीक मच्छर घूमते हैं, तो दैट मॉस्किटोज। फिर उसके बाद में ड्रेन्स, मतलब ये ड्रेन्स वगैरह या फिर स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पे पानी ऐसे जमा हुआ है, वहां पे क्या होता है, मच्छर ग्रो होते हैं। और ये जो माइक्रोब्स है ना, ये जो मच्छर है, इनकी वजह से मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटियासिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर, ये अलग अलग बीमारियां हमें होती है। एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। देखो, अगर कोई फीमेल मच्छर हमें काटती है तो उसकी वजह से हमें ये सारे इतने डिसीजेस हो सकते हैं। ओके, फिर चेकिंग वाटर एंड हाइजीन। अभी हमें क्या करना है, पानी का जो हाइजीन है, वाटर एंड हाइजीन, ये कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं जिससे हमें बीमारियां ना हो। तो देखो क्या करना है, इज द वाटर टैंक एंड द वाटर इन इट क्लीन। सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपके घर पे जो वाटर टैंक है वो क्लीन है क्या, या फिर आप जो पानी पीते हो क्या वो पानी क्लीन है क्या। आर द वाटर टैंक्स एंड टॉयलेट इन द स्कूल क्लीन। आप स्कूल में जो वाटर टैंक्स होते हैं या फिर जो टॉयलेट्स होते हैं जहाँ पे तो वो सब चीजें क्लीन है क्या, वो चेक करो। इज द वाटर दैट accumulates in the pots, tires, cans, etc. around your home drained properly। जो आपके घर के आसपास में बहुत बार ऐसा होता है ना, पानी जम जाता है, तो वो ड्रेन उसका प्रॉपर, मतलब वो पानी बराबर से जाता है क्या, कि वो वहीं पे अटक जाता है, ये सब चीजें चेक करनी चाहिए आपको। आर द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स क्लीन्ड रेगुलरली। आपके घर में जिसमें आप पानी स्टोर करते हो, जैसे मटके वगैरह हो गए, ये सब चीजें क्या आप उसको रेगुलरली क्लीन करते हो क्या, ये सब चीजें चेक करनी चाहिए। इससे क्या होगा, वाटर की हाइजीन मेंटेन होगी। ओके, फिर व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फीवर। जब हमें बुखार आता है तो उस टाइम पे एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। When microorganisms enter the body, the immune system get activated। देखो, अभी जब हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया तो क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम मतलब क्या करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो वो अगर कोई, ऑब्वियसली अगर घर में कोई चोर आ जाता है तो क्या होता है कि हम लोग अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, हम लोग उसके साथ फाइट करते हैं। सिमिलर होता है बॉडी के अंदर, अगर कोई चोर या फिर कोई बीमारी अगर उसके अंदर आ रही है तो वो क्या करेगी, बॉडी उससे फाइट करेगी। तो अब व्हेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी, द इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड, बॉडी टेम्परेचर राइजेस। और इसकी वजह से जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। क्यों बढ़ता है बॉडी का टेम्परेचर, ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं उनको फाइट करने के लिए, उनके साथ फाइट करने के लिए। इंजर्ड एरिया में फील वार्म फॉर द सेम रीजन। और इसकी वजह से ही बहुत, मतलब जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का अटैक हुआ था वो एरिया हमें क्या होता है, गर्म फील होता है, वार्म फील होता है। ओके, दिस इज द रीजन बिहाइंड फीवर। जो बुखार आता है उसके पीछे का रीजन ये है। अभी यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके बाद में हम लोग करेंगे इसका पूरा एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने डिटेल में सॉल्व करके दिया है, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था एक्सरसाइज में, व्हाट इज अ सेल। सेल क्या है, तो मैंने बताया था इसका डेफिनेशन याद करना है। सेल इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल क्या है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन द सेल। सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो देयर इज न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या है, या फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद आवर आईज बट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं बट उन्हें हम लोग एक माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माइक्रोऑर्गेनिज्म। ओके, फिर उसके बाद में ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अलग अलग टाइप्स क्या है, तो देखो देयर आर अल्गीज,
फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं. एंड वायरसेस आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सम आर यूनिसेल्युलर, अदर्स आर मल्टीसेल्युलर. कुछ कुछ क्या होते हैं, एक ही सेल से बनते हैं, और कुछ कुछ क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स से बनते हैं, मल्टीपल सेल्स से बनते हैं. सम ऑफ देम आर यूजफुल एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल. उसमें से कुछ कुछ क्या है, दे आर यूजफुल, और कुछ क्या है, हार्मफुल. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स. क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है, द ऑर्गेनल कॉल्ड डैश इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स ओनली. मैंने बताया था, एक क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का ऑर्गेनल होता है, दैट इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल्स में ही होता है, और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. गार्बेज जो कचरा होता है, जो फूड वेस्ट वगैरह होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गार्बेज को क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द सेल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डैश. सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, आपको दिख नहीं रहा रहेगा तो दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस होता है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. An electron microscope is necessary for the study of dash. Electron microscope क्यों जरूरी है, for the study of microorganisms. Okay. The process of preparing their own food from own food in the presence of sunlight and chloroplast by plants is known as, ये थोड़ा सा wrong है, यहाँ पे क्या है, this the process is your photosynthesis, जिसमें plants अपना खाना खुद से खुद बनाते हैं. ओके. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. What is the difference between plant cell and animal cell? Plant cell और animal cell में क्या डिफरेंस है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने तब भी बोला था कि डिफरेंस अगर आता है तो क्या लिखना है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है. दे हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल. सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट. प्लांट सेल हैव डेफिनाइट शेप ड्यू टू सेल वॉल. इनके पास एक प्रॉपर शेप होता है. और यहाँ पे क्या होता है, एनिमल सेल डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप. एनिमल सेल्स के पास एक प्रॉपर शेप नहीं होता है. प्लांट सेल्स हैव वन बिग वैक्यूल. प्लांट सेल्स में देखो, हम लोगों ने देखा था एक वैक्यूल बहुत बड़ा होता है. यहाँ पे क्या होता है, दे हैव स्मॉल वैक्यूल. ओके. प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, सो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. प्लांट सेल्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल्स हैज प्लास्टिड्स. यहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एनिमल सेल्स में. सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स. ओके. लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताओ. तो नो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, नो वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब देखो, याद आ रहा है क्या, हम लोगों ने पढ़ा था प्रो, नाम सुन के क्या लगता है, प्रो मतलब अच्छा. बट यहाँ पे सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल मतलब खराब. जो सिंपल सिंपल वाले सेल्स होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक, और जो बहुत अच्छे वाले होते हैं, जैसे थोड़े जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसके अंदर न्यूक्लियस बराबर से नहीं होता है. यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स आर स्मॉल. यहाँ पे राइबोसोम्स आर लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट. यहाँ पे डीएनए का सिंगल लेंथ प्रेजेंट है. यहाँ पे सेवरल डीएनए प्रेजेंट होते हैं. नो अदर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. इसके अंदर क्या था, बहुत अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब लिख सकते हो. ओके. एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लूगिन अर्गी. यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, दे आर सिंपल. दे आर सिंपल, है ना, सिंपल सेल्स होते हैं. ये क्या लिख सकते हो, दे आर कॉम्प्लेक्स. ऐसे लिख सकते हो, दे आर कॉम्प्लेक्स. ओके.
ये भी एक एक पॉइंट इसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी स्केच एंड डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अभी आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम भी बनाना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है। डिस्क्राइब मतलब एक एक ऑर्गेनेल के बारे में एक एक लाइन तो आपको कम से कम लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डायग्राम भी मैंने बनाई है, ये डायग्राम का एक फोटो है जो टेक्स्ट बुक में ही था, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड नहीं किया है क्योंकि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा प्रीव्यू करो और वहां पे जो इनके बारे में लिखा हुआ है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में, वहां से वो चीजें लिखो, वहां पे एकदम डिटेल में मैंने वो सब चीजें पढ़ाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सप्लेन द यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस क्या है और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है वो बताओ। तो यूजेस क्या क्या है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलाइजर्स की तरह भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्या था, हेल्प्स इन फर्मेंटेशन। देखो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, हेल्प्स इन फर्मेंटेशन। अगर आप लोगों को ये भी पॉइंट्स और शॉर्ट में लिखना है तो मैं अंडरलाइन करके देती हूँ। इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, सेकंड हेल्प्स इन फर्मेंटेशन एंड मेकिंग, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बटर, फिर उसके बाद में बटर मिल्क जो होता है वो बनाने के लिए, छाछ, दही, बटर या फिर चीज, पनीर, ये सब चीजें बनाने के लिए उसका यूज होता है। फिर डिकम्पोज वेस्ट इनटू मैन्योर एंड कीप सराउंडिंग क्लीन। सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए, साफ करने के लिए डिकम्पोजिंग वेस्ट। देखो हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हम लोग एक पॉट में, वो जो पॉट था उसके अंदर सॉइल लिया और उसके अंदर ये डाला था, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, फिर वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है, वो सब जब उसके अंदर डाला था तो वो गायब हो गया था। वो गायब क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, एड्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखो एड्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी आप उसका एक यूज लिख सकते हो। फिर उसके बाद में यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के प्रोडक्शन में, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो एंड एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। हेल्प इन टैनिंग ऑफ लेदर, ये हम लोगों ने पढ़ा था, टैनिंग ऑफ लेदर एंड मेकिंग रोप्स फ्रॉम एगेव। देखो टैनिंग ऑफ लेदर, मेकिंग रोप्स, ये चीजों में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज है। रिमूव ऑयल स्पिल्स यूजिंग ऑयल ईटिंग माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोब्स क्या करते हैं, कुछ ऑयल ईटिंग माइक्रोब्स होते हैं और उसकी वजह से ऑयल के जो दाग होते हैं वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। रिमूव ऑयल स्पिल्स, प्रोड्यूस बायोगैस एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फार्म एंड हाउसहोल्ड वेस्ट। तो क्या यूज है उसका, बायोगैस एंड फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में भी। इसका ये अंडरलाइन किया हुआ, अगर आप लोगों को शॉर्ट में लिखना है तो जितना पार्ट अंडरलाइन किया है उतना लिख लेना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, उसी का सेकंड पार्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है उसके। तो देखो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, पैथोजेंस जो होते हैं, हार्म लिविंग बींग्स, वो क्या बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट इज ये पैथोजेंस। ओके, फिर फंगस एंड टॉक्सिन्स स्पॉइल फूड कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एक और फूड पॉइजनिंग भी होता है बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कंटामिनेटेड फूड और वाटर स्प्रेड डिसीजेस लाइक टाइफॉइड। देखो दे spread diseases like typhoid, cholera, hepatitis, etc. Okay, airborne pathogen causes infection. देखो airborne pathogens causes infections like cold, cough, pneumonia, tuberculosis. ये सब भी क्या होता है because of this microorganisms. And mosquito borne जो है वो क्या करते हैं, वो मलेरिया, डेंगू वगैरह ये सारे डिसीज स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज स्प्रेड, ये सब, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हार्मफुल इफेक्ट्स तो क्या है, मतलब इन शॉर्ट की बीमारियां फैलाते हैं, वही आप लोगों को लिखना है, अलग अलग बीमारियों के नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन। गिव रीजन में देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, डिसीज स्प्रेड ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हेवी रेनफॉल एंड फ्लड। जब बहुत बारिश होती है, बारिश के दिनों में देखो ज्यादा बीमार होते हैं हम लोग, बहुत बार ऐसे सर्दी खांसी हो जाती है। तो ये सब चीजें क्यों होती है, बिकॉज ड्यू टू फ्लड देयर इज शॉर्टेज ऑफ क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जब फ्लड आता है, जब
जो फ्लड वगैरह आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लीन पानी जो है उसका शॉर्टेज हो जाता है. देयर इज शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इट गेट्स कंटेमिनेटेड विद सीवेज एंड डर्ट हैविंग डिसीजेस कॉजिंग पैथोजन. और ये क्या होता है, उसमें कंटेमिनेशन, उसके अंदर क्या होता है, सीवेज वेस्ट जो होता है बहुत सारा, मतलब खराब पानी उसके अंदर मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से वो खराब पानी में जो पैथोजेंस है, जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, वो उस अच्छे पानी में मिक्स हो जाते हैं. कॉजिंग डिसीज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, टाइफॉइड, कोलेरा, डिसेंट्री वगैरह, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के जो पेट वगैरह का जो अंदर का जो डिसीजेस होते हैं वो कॉज करते हैं. ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर मेनी मॉस्किटोज ब्रीड ऑन इट एंड कॉज डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू. और ये जो स्टैग्नेंट, जो ऐसे शांत ऐसे पानी होता है ना, मतलब ऐसा कोई पॉन्ड वगैरह है, छोटा सा खड्डा है, उसके अंदर जो पानी जम जाता है उसमें क्या होता है, वो उसे हम लोग स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं. तो उस पे मच्छर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड करते हैं और फिर उसकी वजह से मलेरिया, डेंगू जैसे डिसीजेस होते हैं. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फूड पॉइजनिंग इफ वी ईट स्टेल फूड. स्टेल मतलब बासी खाना, अगर हम लोगों ने खाया तो उसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है. तो क्यों हो सकती है, बिकॉज फंगस ग्रोज क्विकली ऑन मॉइस्ट एंड स्टेल फूड. देखो जो हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल देखा था ब्रेड का, ब्रेड पे क्या होता है, फंगस ग्रो हो जाता है. तो वो फंगस क्या होता है ना, वो इजीली, एक तो अगर थोड़ा सा खाना ऐसे गीला है, मॉइस्ट है या फिर बासी है, तो उसके ऊपर फंगस इजीली ग्रो होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द फूड, रिलीज टॉक्सिक मटेरियल, एंटर लाइक एंट्रोक्सिन इनटू द फूड. और ये जो है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज करते हैं, जैसे कि एंट्रोक्सिन. Eating such spoiled food may cause लूज मोशंस एंड वोमिटिंग्स. और ये जो खराब खाना है, ये खाने की वजह से क्या होता है, लूज मोशन या फिर वोमिटिंग्स भी हो सकती है. सो वी शुड ईट फूड विच इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड. इसकी वजह से हमें कैसा खाना खाना चाहिए, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, मतलब ताजा, जो अभी बनाया है वही खाना खाना चाहिए. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉइल इज टर्न्ड ओवर ड्यूरिंग टिलिंग. मतलब जब हम लोग खेत की ये करते हैं, खुदाई करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, सॉइल टर्न ओवर होती है. तो टिलिंग इज डन टू लूज द सॉइल इन इनिशियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. देखो टिलिंग क्यों करते हैं, मतलब खेत की खुदाई क्यों करते हैं हम लोग, टू लूज द सॉइल. जो उसके अंदर बड़े बड़े ऐसे ये हो जाते हैं ना, सॉइल के ऐसे रॉक्स मतलब जमा हो जाती है. देखो एक सॉइल एक पर्टिकुलर ऐसे, तो उसको लूज करने के लिए, मतलब उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग खेत में वो करते हैं. तो लूज सॉइल अलाउज द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इनटू द ऑफ द प्लांट. और ये जो लूज सॉइल जो है ना, वो क्या करती है, प्लांट्स के जो रूट्स है उनको उसके अंदर जाने के लिए जगह देती है. ओके, मतलब अगर देखो, अगर बहुत सारी ऐसे सॉइल जमा हो गई है तो वो कड़क ऐसे बन जाता है, उसके अंदर प्लांट्स के रूट्स को जाना डिफिकल्ट होता है. बट वही अगर सॉइल लूज है तो वो क्या करेगी, उसके अंदर इजीली चली जाएगी. by turning of soil it allows uniform mixing of manure and fertilizer. और ये जो है, देखो ये जो सॉइल जो हम लोग, अगर वो लूज है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स और ये जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह हम लोग जो उसके अंदर डालते हैं, उसका जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर होता है. ओके, इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. Seeds also germinate easily in aerated soil, hence soil is turned during tilling. मतलब क्या होता है, जो सीड्स जर्मिनेशन, जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है अगर हम लोगों ने सॉइल को ये किया है, मतलब टिलिंग किया है उसका. तो ओके, फंगस ग्रो क्विकली इन मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन. फंगस मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन में इजीली ग्रो क्यों होते हैं, फंगस नीड वाटर एंड मॉइस्चर फॉर इट्स ग्रोथ. देखो सबसे पहली जरूरत फंगस को क्या है, वाटर एंड मॉइस्चर की है फॉर इट्स ग्रोथ. अभी ह्यूमिडिटी मतलब क्या, कि ओलेपना जो होता है ना हवा में, जो मतलब गीलापन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी brings about spore germination and the fungus is able to grow and reproduce quickly. मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से, हवा में जो पानी होता है उसकी वजह से क्या होता है, अगर मॉइस्चर है बहुत हवा में तो उसकी वजह से फंगस जल्दी जल्दी ग्रो होता है एंड रिप्रोड्यूस क्विकली इन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशंस. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी होम.
हम लोग घर में रेफ्रिजरेटर क्यों यूज करते हैं? तो देखो, रेफ्रिजरेटर इज यूज टू कीप फूड आइटम्स इन हेल्दी कंडीशन एंड कीप देम फ्रेश। क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में अगर खाना रख देते हैं तो वो फ्रेश रहता है, राइट। हफ्ते भर की सब्जी मम्मी एक ही बार लेके आती है और वो हफ्ते भर तक फ्रेश रहती है। जब हम लोग उसे फ्रिज में रखते हैं तो इट इज यूज टू कीप फूड आइटम healthy in healthy condition and keep them fresh. If food items are kept outside, अगर हम लोग खाने की चीजों को बाहर रखें तो क्या होगा, they spoil very fast due to the growth of microorganisms and they make food spoil and harmful. और इसकी वजह से अगर हम लोग खाने को अगर बाहर रखें तो क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत जल्दी जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ उसके ऊपर जल्दी होता है और वो खराब हो जाता है। The optimum temperature for the growth of microorganisms is 15 to 35 डिग्री सेल्सियस। देखो, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए 15 से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। इन रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर इज केप्ट वेरी लो, बट फ्रिज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से उनको फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं मिलती है ग्रो होने के लिए। सो द फूड इज प्रिजर्व्ड इन द रेफ्रिजरेटर। और अगर माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो ही नहीं होंगे तो फूड क्या रहेगा, फ्रेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेड राइजेस ड्यूरिंग बेकिंग। मतलब जो ब्रेड है, ब्रेड अगर जब वो बनता है तो वो फूल जाता है, राइज होता है, तो वो क्यों होता है, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन बेकिंग। मतलब फर्मेंटेशन की वजह से बेकिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन मेकिंग ब्रेड यीस्ट इज एडेड टू मेक द डो राइज। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट डालते हैं। यीस्ट क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, the fermentation is the chemical process of conversion of one type of carbon compound into another type of carbon compound. हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि fermentation में क्या होता है, one type of carbon compound is converted into another type of carbon compound by the action of microorganisms. किसकी मदद से, microorganisms की मदद से। Heat is generated in the process, carbon dioxide and some other gases are released। और इसकी वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग गैसेस भी रिलीज होते हैं। These gases cause an increase in the volume of the bread in volume, so the bread dough rises। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, ये गैसेस की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम की वजह से वो फूल जाता है। ओके, फॉडर इज सोक्ड इन वाटर बिफोर ऑफरिंग टू कैटल। जो हम लोग गाय वगैरह को जो खाना देते हैं उसको मराठी में ढेप बोलते हैं, तो वो चीजें उसको हम लोग सोक करते हैं पानी में पहले। तो वो क्यों किया जाता है, in dry fodder only some part of it is useful for cattle and rest is wasted। देखो, जो ड्राई जो वो फॉडर होता है, मतलब जो उसका जो खाना अगर वो ड्राई है तो उसमें कुछ थोड़ा सा ही पार्ट होता है विच इज यूजफुल और बाकी सब वेस्ट हो जाता है। व्हेन फॉडर इज सोक्ड इन वाटर, जब हम लोग उसे पानी के अंदर सोक कर देते हैं, इट स्प्राउट्स, उसकी वजह से वो क्या होता है, स्प्राउट्स होता है। एंड सो इट मेक्स द फॉडर मोर न्यूट्रिशियस। मतलब उसकी वजह से जब हम लोग उसको पानी में भिगाते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और वो न्यूट्रिशियस बन जाता है और अच्छा बन जाता है। एंड मोर इजी टू डाइजेस्ट, और इजी टू डाइजेस्ट, उनको हजम करने के लिए वो क्या होता है, इजी हो जाता है। सो इट इज सोक्ड इन वाटर बिफोर ऑफरिंग टू कैटल्स। स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल 7 नंबर का क्वेश्चन, when will you use a simple microscope and when a compound microscope। कब तुम्हें simple microscope यूज करना चाहिए and कब compound microscope। I will use simple microscope to magnify the objects and to see the growth of a fungi or mucor on a piece of moist bread। देखो, simple वाला माइक्रोस्कोप कब यूज करना है आप लोगों को, अगर आप लोगों को छोटी मतलब एक छोटा सा जैसे फंगस का जो ग्रोथ है वो अगर देखना है किसी ब्रेड के ऊपर, तो तब आप ये यूज कर सकते हो। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग कब यूज करते हैं, इन रिसर्च लैबोरेटरीज एंड हाई स्कूल साइंस लैब टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने हैं तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, विच वी आर नॉट एबल टू सी विथ अवर नेकेड आइज। जो हम लोग हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। इसका हमने वन शॉट भी कर लिया और इसका पूरा एक्सरसाइज भी कर लिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।